हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अब देखिए, इससे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो वहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपने रेट लॉ का जो कंसेप्ट था या रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा वो आपने किससे सॉल्व करा कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन कई बार क्या है, प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वहाँ पर आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते या आंसर नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको काम में लेने कि कौन सा कंसेप्ट आप काम में लोगे। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की। अब देखिए, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को अगर हम समझें तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट की तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्टेडी। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पर स्लो का मतलब धीरे है और स्टेडी का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर। तो यहाँ पर क्या है? स्टेडी स्टेट, निरंतर। तो और यहाँ पर अगर हम इसको और क्लियर करें तो यहाँ पर निरंतर का मतलब है कांस्टेंट से। किससे है? कांस्टेंट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? कांस्टेंट, ऐसी स्टेट जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये एग्जैक्ट 100% फॉलो नहीं होता है, हमने ऐसा माना है या अज्यूम किया है। अप्रोक्स जैसे कहते हैं ना, अप्रोक्सीमेट इतना है, तो लमसम होता है लेकिन हमने ऐसा माना है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटरमीडिएट। अब अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होती है या सिंपल रिएक्शन होती है तो वहां पर हम उसको कैसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब क्योंकि रिएक्शन सिंपल है या एलिमेंट्री है तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए सिंपल मैंने कहा रिएक्टेंट गिव्स इंटरमीडिएट, फर्स्ट स्टेप हो गया, एंड इंटरमीडिएट गिव्स प्रोडक्ट। ये मैंने कह दिया दो स्टेप है, ठीक है। इसको मैंने कह दिया K1 और इसको मैंने कह दिया K2, ठीक है। ये मैंने कह दिया K1 और K2। अब यहाँ पर जो I है वो इंटरमीडिएट है। मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि आपको पहचानना है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, कैटेलिस्ट क्या है। तो वहाँ पर आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई स्पीसीज आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखी है और वो कंज्यूम हो रही है, मतलब वो राइट हैंड साइड पे आपको नहीं मिल रही, तो ये आपके रिएक्टेंट कहलाएगा। अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो रिएक्शन के दौरान बन रही है, यहाँ पर बनी और उसी के दौरान कंज्यूम भी हो रही है, जैसे यहाँ बनी और यहाँ कंज्यूम हो गई, तो ये इंटरमीडिएट कहलाता है। और अगर ऐसी कोई स्पीशीज है जो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है लेकिन सीधे कहाँ मिल रही है? राइट हैंड साइड पे, और वो कंज्यूम ही नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड पे आपको दिखता है और प्रोडक्ट साइड पे भी ऐसा कैसा आपको दिख जाता है, तो वो आता है आपके कैटलिस्ट। अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है क्या और ये क्या कहता है? तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इसको आप कैसे कह सकते हो। पहला पॉइंट वाइज लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट है, हिंदी में कहते हैं मध्यावर्ती, हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यावर्ती, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। पहली बात तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन के दौरान क्या रह रही है? कांस्टेंट। पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर इसी बेस पे मैं कहूँ कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पर मैंने क्या टर्म काम में लिया है? नेट रेट। वापस बता दूंगा इसका क्या मतलब है। di/dt, आई को मैंने क्या कह दिया? इंटरमीडिएट। तो जो कंसंट्रेशन di/dt है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था कि जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रही है रिएक्शन के दौरान। दूसरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि इसी पॉइंट का दूसरा मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट की जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट के बनने की दर और उसके कंज्यूम होने की दर क्या है? बराबर है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब 0 क्या है? नेट रेट का मतलब 0 क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस
ऑफ इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रही है कि जो मैंने कहा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 है, उसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब इंटरमीडिएट जिस रेट से या जिस गति से बन रहा है उसी गति से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक टंकी है, तो टंकी में जिस फ्लो से या जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है। तो जो टंकी का जो लेवल है पानी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहीं पर बात ये लागू हो रही है कि जो इंटरमीडिएट की जो बनने की दर है और जो कंज्यूम होने की दर है या गायब होने की या खर्च होने की दर है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इस वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तीसरा एक पॉइंट और है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो 0 नहीं है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट जो है वो है कि इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। स्मॉल का मतलब कम होती है। तो ये आपको मैंने 4 पॉइंट इसलिए बताए क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पे अगर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो सिंपल सा कंडीशंस पूछता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन विच ऑप्शन इज करेक्ट और विच ऑप्शन इज रॉन्ग। मतलब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो वहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कह रहा है। पहली बात तो ये उन रिएक्शन के लिए है जो कॉम्प्लेक्स है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की उसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपके स्लोएस्ट जो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, एक कंसेप्ट वो है। दूसरा कंसेप्ट आपके आता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि इंटरमीडिएट जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट है रिएक्शन का वहाँ पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। दूसरी बात क्या है कि जो इंटरमीडिएट की जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब नेट रेट, एक शब्द काम में ले रहा हूँ मैं, नेट का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का बैलेंस, वो कितना आ रहा है, 0। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटरमीडिएट की वो किसके बराबर आ रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर आ रही है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, तो I इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन होती है वो स्मॉल होती है, मतलब काफ़ी कम होती है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या माना है, जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है कम है, 0 नहीं है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या है, 0। अब ये बात हो गई थ्योरेटिकल कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। अब हम इसके बाद करते हैं प्रैक्टिकल यूज़ की। प्रैक्टिकल यूज़ का मतलब क्या है कि आपके रेट लॉ निकालने में हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को कैसे काम में ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन तो हमारे सिलेबस में दे ही नहीं रखा है। देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपके सिलेबस में एंजाइम कैटालाइसिस दे रखा है और एंजाइम कैटालाइसिस को समझने के लिए आपको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। तो देखिए, नॉलेज के लिए भी सही है और आपके काम भी आएगा, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। एंजाइम कैटालाइसिस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को आप कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, मैंने कहा कोई रिएक्शन है, A गिव्स P, मतलब A यहाँ पर रिएक्टेंट है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो यहाँ पर मैंने उसका मैकेनिज्म लिख दिया। मैकेनिज्म क्या है, A गिव्स B एंड B गिव्स P। तो यहाँ पर जब इसको आप देखेंगे इस मैकेनिज्म को, तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में A है लेकिन वो राइट हैंड साइड में नहीं है। इसका मतलब A क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, अब आप देखेंगे B कहाँ आया, राइट हैंड साइड पे एज अ प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। फिर आप देख रहे हैं कि वही जो प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप में वो आपके क्या है, एज ए रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है और कंज्यूम होके क्या बना रहा है, P। मतलब B बना और वापस कंज्यूम हो गया, मतलब B क्या है, इंटरमीडिएट। इसके बाद हम बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे A था और B बन के कंज्यूम हो गया और लास्ट में हमको क्या मिला, P, जो कि केवल राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या है, प्रोडक्ट। तो ये आपको पहचान आना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट और क्या इंटरमीडिएट है। अब इस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मुझे रेट लॉ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रोडक्ट के सेंस में रेट लॉ लिखा, dP/dt। तो प्रोडक्ट ये लास्ट वाला स्टेप है,
तो यहाँ पर जब मैंने लिखा dp/dt, तो इस अगर मैं इसको भूल जाऊँ कि ये फर्स्ट स्टेप है, मैं केवल इस स्टेप की बात करूँ, तो मैंने क्या लिखा dp/dt। अब इस स्टेप को अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है और इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको रेट लॉ लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे K2B, क्या लिखेंगे K2B। अब यहाँ पर B जो है वो रिएक्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का जब आप यूज़ करते हैं रेट लॉ में, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम है या जो कंसेप्ट है वो ये है कि रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। रेट लॉ में क्या आना चाहिए, केवल रिएक्टेंट आना चाहिए, ये इसका बेसिक थीम है। तो अब आपने क्या देखा कि जो लास्ट स्टेप था प्रोडक्ट के सेंस में, हमने क्या लिखा dp/dt, तो आपने क्या लिखा K2B, क्या लिख दिया K2B। अब यहाँ पर B इंटरमीडिएट है, क्या है B इंटरमीडिएट है, तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब रिप्लेस करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अब हमने क्या लिखा, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू SSA। अब यहाँ पर SSA का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, ठीक है, वो आपके जीके में आएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू SSA, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या देंगे, dB/dt। ये आपके क्या है, किसकी बात कर रहा है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। अब हमें पता है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इंटरमीडिएट का वो कितना आता है, 0। लेकिन यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ लिखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करूँ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ बी की, तो देखिए कौन से स्टेप में जो है बी बन रहा है, इस स्टेप में बी कंज्यूम हो रहा है और इस स्टेप में बी बन रहा है। तो जो बी बन रहा है वो पहले स्टेप में बन रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन जो लिखेंगे बी का, वो कैसे लिखेंगे, K1A, कैसे लिखेंगे K1A। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के। तो मैंने क्या करा, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो था वो मैंने क्या लिख दिया, K1A, ठीक है, प्लस में आ जाएगा क्योंकि बन रहा है। अब जो डिसअपीयरेंस है वो माइनस में आएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस। अब आप देखेंगे कि बी कौन से स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है, इस वाले स्टेप में। तो ये वाले स्टेप में जब डिसअपीयर हो रहा है तो डिसअपीयर की जो रेट होगी वो क्या होगी, K2B, वो क्या होगी K2B। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है बी का वो 0 आना चाहिए। तो पहले स्टेप जो है उसमें बी बन रहा है, तो आपने क्या लिखा K1A प्लस में। दूसरे स्टेप में बी कंज्यूम हो रहा है, तो आपने माइनस में लिखा, क्या लिखा K2B, ठीक है। दोनों का जो रेट था वो आपने लिख दिया K1A माइनस K2B। अब क्योंकि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन बी का 0 है, तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू 0। ये अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है। अब यहाँ से आपको एक्चुअल में चाहिए क्या भाई, मेरा जो थीम है या जो मेरा एम है वो क्या है कि ये जो मैंने रेट लॉ लिखा है dp/dt इक्वल्स टू K2B। अब चाहता तो मैं ये रेट लॉ ले लेता और इसी से काम करता, लेकिन यहाँ पर जो B है वो इंटरमीडिएट है और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे रेट लॉ में इंटरमीडिएट ना आए, क्या आए, केवल रिएक्टेंट आए, ठीक है। तो मेरे को बी को रिप्लेस करना है। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से मेरा जो एम है वो क्या है कि मुझे बी चाहिए, मुझे बी निकालना है। तो मैंने क्या करा, ए इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो बी वाली टर्म है वो यहाँ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, K1A इक्वल्स टू K2B, ये आपके आ गया, K1A इक्वल्स टू K2B आ गया। और यहाँ से जब आप बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K1A अपॉन K2, क्या हो जाएगा, K1A अपॉन K2। तो ये आपके आ गई बी की वैल्यू। अब ये बी की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो रेट जो है आपके वो क्या आ जाएगा, K2 एज इट इज हो गया, तो मैंने K2 लिख दिया और ब्रैकेट में लिख देता हूँ बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, K1 अपॉन K2, साथ में क्या है A, साथ में क्या है A, तो ये मैंने A लिख दिया। अब आप देखेंगे कि जो K2 है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो रेट है आपके वो कितनी आ गई, K1A, क्या आ गई, K1A। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल रेट लो आ रहा है रिएक्टेंट के सेंस में वो कितना आ रहा है, K1A। तो ये आपके क्या है कि आपको क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में मैकेनिज्म मिलेगा, रिएक्शन मिल जाएगी, साथ के साथ मैकेनिज्म मिलेगा। उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि फाइनल रेट लो क्या आएगा और यूज़ क्या करना है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अब देखिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया है,
ऐसे खूब सारे मैकेनिज्म होते हैं जो आप जहाँ पर आप ऐसे काम में करके उसको काम में लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3-4 मैकेनिज्म पढ़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए अगर इस मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर ये पिछले वाले के सिमिलर ही है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या आ गया कि रिएक्टेंट आपके 2 दे रखे। देखिए पिछले में मैंने आपको ए रिएक्टेंट लिया था और इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट बना लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी गिव्स सी, तो ए और बी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं तो ये रिएक्टेंट है, ठीक है। सी आपके बन रहा है और सी ही कंज्यूम हो रहा है तो सी इंटरमीडिएट है और पी क्या है, प्रोडक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होगा। फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेट की इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो डी बाई डी टी जो है वो क्या आएगा, K2C, क्या आएगा, K2C। अब यहाँ पर C जो है वो इंटरमीडिएट है, C क्या है, इंटरमीडिएट। तो अकॉर्डिंग टू SSA, अकॉर्डिंग टू SSA C इंटरमीडिएट है तो मुझे रिप्लेस करना है C को, तो मैं क्या लिखूंगा, DC अपॉन DT, ये मुझे कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 0। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, 0। तो मैं क्या करूँगा, C कौन से रेट में या कौन से स्टेप में बन रहा है और कौन से स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप जो है इसमें C बन रहा है तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, K1 A और B, ठीक है। जो एलिमेंट्री स्टेप होती है वो आपके एज ए सिंपल रिएक्शन काम करती है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में खूब सारे स्टेप है तो हर स्टेप सिंपल रिएक्शन की तरह बिहेव करती है या एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। तो मैंने क्या कहा, फॉर्मेशन क्या हो गया, K1 AB। अब डिसअपीयरेंस क्या है, फॉर्मेशन था इसलिए प्लस में आ गया, डिसअपीयरेंस जो है C कंज्यूम जो हो रहा है वो आएगा माइनस में आ जाएगा K2C इक्वल्स टू 0। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए C की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, C की वैल्यू। तो ये माइनस में है, ये यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो मुझे केवल C चाहिए। तो मैंने क्या करा, लिख देता हूँ मैं पूरा, K1 A B और मैंने लिख दिया यहाँ पर K2C। अब मुझे C चाहिए तो C एक साइड छोड़ दो आप, तो ये C हो जाएगा। बाकी साइड क्या बच गया, K1 A B डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, K2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, K2। तो यहाँ पर आपके C जो है उसकी जगह सामने क्या आ गया, K1 AB और डिवाइड में आ गया K2। अब ये C की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वल्स टू, ये क्या है आपके K2 है और C की जगह आपके आ रहा है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, K1 AB डिवाइडेड K2। K2 से K2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, K2 से K2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली जो आपके रेट लॉ आ गया वो क्या आ गया, K1 AB, क्या आ गया, K1 AB। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके A और B रिएक्टेंट है और फाइनल रेट लॉ क्या आ रहा है, K1 AB। अब देखिए नेक्स्ट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो थर्ड मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टेप में A क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये आपके रिवर्सिबल स्टेप दे रखा है, क्या दे रखा है, रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, A और C के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, जैसे अभी हम पहले देख रहे थे, वो क्या है, C प्लस B गिव्स P। अब यहाँ पर अगर हम देखें इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि C बन रहा है और C कंज्यूम हो रहा है, तो C इंटरमीडिएट है, C क्या है, इंटरमीडिएट। इसके अलावा A रिएक्टेंट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और वो कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पर जो B है वो भी रिएक्टेंट है, क्यों, क्योंकि B आपके बना नहीं है, B आपने डायरेक्ट लिखा सेकंड स्टेप में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो रिएक्टेंट है वो सभी फर्स्ट स्टेप में आ जाए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट जो A है वो फर्स्ट स्टेप में काम आ रहा है और जो दूसरा रिएक्टेंट B है वो सेकंड स्टेप में काम आ रहा है, ठीक है। तो A और B रिएक्टेंट हो गए, C इंटरमीडिएट हो गया और P प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर आगे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि ये जो रिवर्सिबल है ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो स्लो या नॉर्मल हम कहें, अगला होता है दूसरा जो तरीका है वो है फास्ट। अब ये मैं स्लो फास्ट क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इसकी रेट है वो इसके कंपैरिजन में कितनी है। अगर ये लगभग कंपैरेटिव है तो ये आपके इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये जो स्टेप है ये फास्ट है और ये जो स्टेप है ये स्लो है तो वहाँ पर हम इसको फास्ट इक्विलिब्रियम मानते हैं। क्या मानते हैं? फास्ट इक्विलिब्रियम। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो अभी पहले सिंपल देख लेते हैं कि अगर इस टाइप से दे रखा है तो कैसे लिखना है। अब देखिए जो नोटेशन मैंने काम में लिया वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन से मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका जो स्टेप होता है हम उसके रेट कांस्टेंट को उसके नंबर से बताते हैं। जैसे मैंने लिखा K1
मैंने लिखा K2। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो स्टेप है फर्स्ट है उसके लिए हम K1 काम में ले रहे हैं, सेकंड है उसके लिए K2 काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन क्या कहता है कि अगर फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम K-1 लिखते हैं, और अगर सेकंड स्टेप रिवर्सिबल होता तो उसका फॉरवर्ड को तो हम K2 लिखते हैं और बैकवर्ड को क्या लिखते हैं K-2। तो हमने फॉरवर्ड को लिखा K1 और बैकवर्ड को क्या लिखा K-1। नोटेशन चेंज हो सकते हैं, जैसे कई बुक्स में आप इसको K1, K2, K3 देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। तो सबसे पहले अगर मैं इसको प्रोडक्ट के सेंस में लिखूँ dp/dt, तो जब आप इसको लिखेंगे तो dp/dt के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा K2CB, ये आ गया आपके रेट लॉ। अब यहाँ पर B आपके रिएक्टेंट है, तो B से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, आपको कहा कि आप जो SSA लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो कि रेट लॉ में आपको केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए, इंटरमीडिएट की नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको B तो रिएक्टेंट है लेकिन C रिएक्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो हमें क्या करना है, C को रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू SSA। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ DC की, dC/dt, तो हम क्या कह रहे हैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है बराबर होगा किसके, नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, और नेट रेट ऑफ जो नेट रेट है वो क्या आ जाएगा 0, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि जो C है इंटरमीडिएट वो कौन सी स्टेप में बन रहा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप भी दो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप की फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस में K1A, ये आपने लिख दिया, फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया K1A। अब जो है C कौन सी स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो देखिए अगर सिंपल स्टेप होती तो हम कहते हैं इसमें कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पर दो स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, एक तो इसमें भी कंज्यूम हो रहा है, दूसरा इसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसमें भी C कंज्यूम हो रहा है, जिससे C वापस क्या बना रहा है A। तो मैं क्या लिखूंगा -K-1C, क्योंकि इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें C कंज्यूम हो रहा है। साथ में मैं क्या लिखूंगा -K2, और क्या आ रहा है C और B, क्या आ रहा है C और B, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे C चाहिए, तो C वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, C वाली टर्म्स को क्या करो एक साथ ले लो। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो कि आपने लिखा K1A माइनस C को आपने कॉमन ले लिया, C को आपने क्या करा कॉमन ले लिया, तो मैंने C कॉमन ले लेता हूँ। अब ब्रैकेट में क्या लिखूँ, एक तो बच गया, -C कॉमन लिया, ठीक है, अंदर पॉजिटिव टर्म्स आ जाएगी, माइनस माइनस कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा K-1 प्लस यहाँ क्या आ गया K-1, यहाँ पर क्या बच जाएगा K2B, ये बच गया, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, C वाली टर्म को एक साइड ले जाइए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और क्योंकि मुझे C चाहिए तो C को आप अकेला रहने दीजिए, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, ये यहाँ जाएगा और C को आप छोड़ दोगे तो क्या बचेगा फाइनली K1A अपॉन क्या बच गया K-1 प्लस K2B, ये आ गई आपकी C की वैल्यू, ये क्या आ गई आपके C की वैल्यू आ गई। अब ये C की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो मैं पुट कर देता हूँ। जब आप इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, K2B तो आपके बाहर लिख देता हूँ, K2B आपके बाहर आ गया। अब जो C की वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वो क्या आ रही है आपके K1A अपॉन में क्या है K-1 प्लस K2B, K-1 प्लस K2B, ये आपने वैल्यू पुट कर दी किसकी, C की। अब जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, तो एक साथ लिखने पर ये आ रहा है K1 K2 A B ऊपर आ गया, K1 K2 A B ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ रहा है K-1 प्लस K2 B। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हमने स्टार्टिंग के जो मैकेनिज्म देखा था फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपके जो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा था वहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर हो रहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक टर्म आ रही थी रिएक्टेंट की, सिंपल था। जो फर्स्ट देखा था उसमें हमने एक आपके रिएक्टेंट था तो फर्स्ट ऑर्डर था, दूसरा जो मैकेनिज्म देखा उसमें दो रिएक्टेंट थे डिफरेंट तरीके के, दोनों की पावर 1 थी तो ऑर्डर 2 था। अब यहाँ पर जो ये रेट लॉ आया है
तो यहाँ पर इस टाइप की रेट लॉ के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो टर्म आ रही है उसमें बी आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके के रेट लॉ के लिए हम कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। मतलब आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते कि रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। कंडीशन किसकी? कंसंट्रेशन पे, ए या बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का जब आपके रेट लॉ आता है तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डर जो है वो नॉट प्रिडिक्टेबल है। मतलब वहां पर आप रेट लॉ को देख के डायरेक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या होगा, लेकिन अगर कंडीशन गिवन है तो वहां पर आप बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा। अब कंडीशन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कंडीशन की, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो नीचे जो टर्म्स हैं वो प्लस में दे रखी हैं। किस में दे रखी है? प्लस में। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं करा कि K2B को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे। तो देखिए कंडीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या कहा कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। किससे? K-1 से। अब देखिए मैंने क्या कहा कि बी की कंसंट्रेशन बहुत कम है। किससे? K-1 से। तो यहाँ पर ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं कि जो K2B है, जो K2B है वो क्या है? काफ़ी कम है। किससे? K-1 से। ये मैंने कंडीशन लिख दी। अब ये जब मैंने कंडीशन लिख दी तो इसका मतलब क्या है कि जो K2B है वो नेग्लिजिबल है। तो जब आपकी कोई चीज़ नेग्लिजिबल होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन प्लस माइनस में इग्नोर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। मतलब 100 को जब आपने नेग्लिजिबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो फ़र्क बहुत पड़ा। लेकिन अगर आप इसको ऐड करोगे 100 प्लस 0.1 तो वैल्यू आएगी 100.1। तो 100 में और 100.1 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आपको प्लस या माइनस करना है तो वहाँ पर आप छोटी टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नियरली इक्वल्स टू 100। सिमिलरली ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो जब ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो K-1 है वो ग्रेटर देन है, तो K2B को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? इस केस में रेट क्या हो गई? इस केस में रेट अगर मैं लिखूँ तो ये हो गई K1, K2, A, B और नीचे क्या आ जाएगा? अब क्योंकि आपके K-1 ग्रेटर है, K2B इग्नोर हो गया, तो ये आ गया K-1। इसको मैं सिंपल लिखूं तो मैंने क्या करा? इन तीनों को मिला के एक नया कांस्टेंट कह दिया K, सिंपल K कह दिया। तो फाइनली क्या आ गया? KAB। अब इस केस में आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है? 2। इस केस में आप क्या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है? 2। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो आपके रेट लॉ था एक्चुअल में वो क्या था? प्रेडिक्टेबल नहीं था। लेकिन अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हमने क्या कंडीशन कही कि जब इंटरमीडिएट जो आपके रिएक्टेंट है बी, उसकी कंसंट्रेशन अगर आप कम ले रहे हो तो वहाँ पर आपके ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 और रेट लॉ क्या आ रहा है? KAB। अब देखिए दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि जो B है ग्रेटर देन है किससे? K-1 से। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो आपके K2B है वो ग्रेटर देन है किससे? K-1 से। इसका अब सिंपल सा मतलब ये है कि जो B की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ली है इस बार हमने। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब आप इसको पुट करोगे तो हम क्या कहेंगे कि जो K-1 है वो नेग्लिजिबल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू K1, K2, A, B और नीचे जो है वो आपके क्या आ जाएगा? क्योंकि K2B ग्रेटर देन है तो K-1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके K2B। क्या आ जाएगा? K2B। अब आप यहाँ देखेंगे कि सिंपल है, नीचे कोई प्लस माइनस नहीं है। तो जब कोई प्लस माइनस नहीं है तो आप K2 से K2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और B से B को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली रेट का जो आपके रेट लॉ आया वो क्या आ गया? K1A। रेट क्या आ गया? K1A। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। तो ये जो आपने मैकेनिज्म देखा इसमें पहला स्टेप रिवर्सिबल था और दूसरा स्टेप सिंपल था इरिवर्सिबल। फिर आपने देखा कि इसका जो ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पर इसके लिए हम कहते हैं, इस टाइप के रेट लॉ के लिए कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। किसकी कंडीशन पे? ये जो दे रखा है।
तो यहाँ पर हमने देखा बी दे रखा है, तो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने कंसंट्रेशन कम ली थी, फर्स्ट जो हमने केस लगाया था, तो वहाँ पर आपके ऑर्डर आ रहा था के, जो मैंने नया कांस्टेंट लिया था के, ए और बी, तो ओवरऑल ऑर्डर आ रहा था 2 ए और बी के सेंस में, दोनों के सेंस में। फिर जब मैंने बी को एक्सेस में ले लिया तो आपने क्या कहा कि जो ओवरऑल रेट लो है वो कितना आ रहा है K1A। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब बी की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, जब स्मॉल थी या कम थी, तो ऑर्डर कितना आ रहा था 2 ओवरऑल ऑर्डर। और अगर मैं बी के सेंस में कहूँ तो बी के सेंस में कितना आ रहा था 1। लेकिन जब हमने बी की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया तो बी के सेंस में ऑर्डर क्या हो गया 0 और ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया 1। तो ये आपके स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसी से रिलेटेड बाकी एग्जाम्पल वेरी करते हैं। थोड़ा सा हम उसमें क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बाकी भी एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आपके स्पेशली ऐसे लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्योंकि समझाना जरूरी था एंजाइम कैटालाइसिस के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। एक मैकेनिज्म और जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखिए जो आपके नेक्स्ट मैकेनिज्म है A+B गिव्स C, जो कि रिवर्सिबल स्टेप है, एंड C गिव्स प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है पिछले वाले से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में फास्ट लिखा हुआ है। अब फास्ट का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो रेट है, आपके रेट कांस्टेंट है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, K2 से। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि K2 जो है, जो सेकंड स्टेप है वो स्लो है कंपेयर टू दिस, मतलब जो आपके स्टार्टिंग वाला जो स्टेप है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, वो फास्ट हैं और ये कंपेरेटिवली क्या है, स्लो है। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, तीनों स्टेप जो थे फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेकंड स्टेप वो कंपेरेटिवली इक्वल थे, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, इससे जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो रेट है dP/dt, dP/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2C, dP/dt क्या हो गया K2C। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए क्या, C चाहिए, क्या चाहिए C। अब क्योंकि ये आपके फास्ट स्टेप है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि C जो है वो इंटरमीडिएट जो है कंज्यूम हो रहा है बाद में, वो क्या हो रहा है बाद में। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये फास्ट है, मतलब बनना और कंज्यूम होना फास्ट है, और सी जो कंज्यूम हो रहा है बाद में वो स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर हम सिंपल अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जैसे मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहा मैंने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या, जो कि क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपने क्या कहा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस वाले केस में वो हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है, K1/K-1। ये आपको हो सकता है इतना क्लियर ना हो, लेकिन अगर आपने सिंपल देखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, C डिवाइडेड बाय AB, डिवाइडेड बाय AB। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वो किसके बराबर है, K1 डिवाइडेड बाय K-1, जो कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पर हम इसको इक्वल लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि इस स्टेप में C है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, C चाहिए, हमें क्या चाहिए C। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो C है वो किसके बराबर आ रहा है, तो C जो है A और B को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया K1 डिवाइडेड बाय K-1 और ये हो गया A और B। तो ये आपके C आ गया, क्या आ गया C। तो आपने क्या देखा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये आया कैसे, ये ऐसे आया कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो हम वो कहते हैं कि इसको एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। हम उस कंडीशन को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, बराबर। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, K1A और B, क्या होती है K1A और B। और अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि मैंने कहा इक्विलिब्रियम में तो बैकवर्ड बराबर हो जाएगी, तो बैकवर्ड क्या है K-1 और C। ये आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि अगर आपके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है तो हमने क्या लिखा, K1AB इक्वल्स टू K-1C, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, और लास्ट में जब आप देखेंगे कि मुझे C चाहिए तो C क्या आएगा, K1AB डिवाइडेड बाई K-1, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई C की तो आप C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर। तो जब आप C की वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा K2, और ये आ गया
K1 AB डिवाइडेड बाय K-1 डिवाइडेड बाय K-1। तो हमने क्या देखा, K1 K2, देखिए K2 पहले से था, बाद में मैंने लिख दिया K1 AB डिवाइडेड बाय K-1। अब ये तीनों कांस्टेंट ही हैं, तो मैं एक नया कांस्टेंट सिंपल लिख देता हूँ K, और फाइनली क्या हो गया ये A और B। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर, अब देखिए इसमें एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि जो नॉर्मल हम SSA का थीम लेते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो हम नॉर्मल SSA का थीम लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट की रेट ऑफ फॉर्मेशन है और रेट ऑफ डिसअपरेंस है वो इक्वल्स टू 0 होती है, वो वाला हमने सॉल्यूशन यहाँ पर काम में नहीं लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जो हम SSA का लिखते हैं ना, dc/dt इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिसअपरेंस इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमने वो नहीं लिया है, हमने यहाँ डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि ये जो आपके एग्जाम्पल है ये क्योंकि मैकेनिज्म सॉल्व करने का चल रहा है तो SSA के साथ ही मैंने आपको सॉल्व करवाने के लिए ले लिया है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअल में भाई हम SSA से भी कर क्या रहे थे, C चाहिए था हमको, तो यहाँ पर हमने C जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकाल लिया है। हालांकि SSA के लिए हम क्या मानते हैं, dc/dt इक्वल्स टू 0, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये आपके फास्ट है, ये स्लो है। हम क्या मान रहे हैं कि जब C कंज्यूम हो रहा है उससे पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, क्या है, एस्टेब्लिश है। और क्योंकि ये स्टेप बहुत स्लो है इसलिए ये हमने फोकस कर लिया, लेकिन पिछला जो स्टेप था उसमें ऐसा नहीं था। तो एक्चुअल जो SSA है वो तो पिछले वाले मैकेनिज्म में था, लेकिन अगर फास्ट है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपने क्या देखा कि जो आपके रेट लॉ आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेट इक्वल्स टू K A और B। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने स्टार्टिंग में ली थी A और B, फाइनली रेट में वही आ रहे हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट अलग है। क्योंकि अगर आप सिंपल स्टेप देखोगे तो K1 फॉरवर्ड है, लेकिन ओवरऑल जो आपके K आ रहा है वो क्या आ रहा है, K1 K2 डिवाइडेड बाय K-1 आ रहा है। तो ये आपके रेट लॉ हो गया। देखिए ये मैंने आपको क्यों करवाया, ये मैंने आपको इसलिए करवाया कि एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए ये वाला मैकेनिज्म आपके काम आएगा। कैसे कि अगर ये मैकेनिज्म आपको आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हम वो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैकेनिज्म दे रखा है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपके NO है प्लस Br2 है, गिव्स NOBr। अब ये आपके जो सिंबल है ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, या ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, NOBr2 प्लस NO, यहाँ पर लिखा है RDS, सारा खेल यहाँ पर है, किस पे है, RDS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर आपके फाइनली क्या बन गया, 2NOBr, क्या बन गया, 2NOBr। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO, क्या पूछा है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर RDS नहीं लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता। तो अभी हमने जो पिछले मैकेनिज्म देखे उसमें हमने दो मैकेनिज्म ऐसे देखे जिसमें दोनों रिवर्सिबल थे, लेकिन फ़र्क क्या था कि एक में रिवर्सिबल था और कुछ हिंट नहीं था। तो हमको क्या मानना था कि जो दोनों स्टेप है वो कंपैरेटिवली सेम स्पीड से हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर RDS लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है और ये वाला जो स्टेप है वो क्या है, फास्ट। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने बात करा था फास्ट इक्विलिब्रियम की, तो वो उस चीज़ को हिंट दे रहा है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका मतलब ये स्लो है और ये फास्ट है। अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको रेट लॉ पता होना चाहिए, रेट लॉ पता होगा तभी तो आप ऑर्डर निकालेंगे। तो जब हम बात करते हैं रेट की, किसके सेंस में, इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट, इस स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जब रेट लॉ लिखेंगे, हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, या जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रेट जो होगा वो इस स्टेप के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब इसके मान लीजिए मैंने कहा K1, इसको मैंने कहा K-1, इसको मैंने कह दिया K2। तो मैंने क्योंकि नोटेशन देना जरूरी है तो मैंने इसको K1, K-1 और K2 लिख दिया। तो अभी यहाँ पर जो मेरे पास रेट लॉ आएगा वो आएगा K2, क्या दे रखा है, NOBr2, एक बार ये आ गया और एक बार क्या आ गया, NO। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन क्या हो गया, 1, क्योंकि इसने पूछा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO, इसने ओवरऑल ऑर्डर नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, NO के रेस्पेक्ट में। तो जैसे आप स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे आपको लगेगा कि भाई NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1, आप 1 को टिक कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
कि जब आप रेट लॉ लिख रहे हैं वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, क्योंकि रेट लॉ जो हम लिखते हैं नॉर्मली इंटरमीडिएट के सेंस में नहीं लिखते हैं। बात समझ आ रही है, रिएक्टेंट ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखने में आप क्या करेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट लॉ आपने लिख दिया रेट इक्वल्स टू के टू दिस। अब आप देखेंगे एनओ के रेस्पेक्ट तो ऑर्डर 1 है, आपने टिक कर दिया, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि NOBr2 जो है क्या वो रिएक्टेंट है? नहीं, NOBr2 रिएक्टेंट नहीं है, NOBr2 इंटरमीडिएट है। NOBr2 क्या है? इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पर ये बना और यहाँ ये कंज्यूम हो गया, तो रिएक्टेंट तो है NO और Br2, क्योंकि NO यहाँ भी है, Br2 फिर NO, तो NOBr2 रिएक्टेंट है, लेकिन NO और Br2 ये रिएक्टेंट है, लेकिन NOBr2 रिएक्टेंट नहीं है। तो आपको इसको रिप्लेस करना है। अब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? अगर सिंपल स्टेप होता, मतलब फास्ट नहीं होता, तो हम ऐसे से जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म पहले वाला, थर्ड वाला, वो हम पढ़ते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये RDS लिखा हुआ है, मतलब ये फास्ट है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि ये जो फास्ट स्टेप है, तो आपने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने कहा Kc, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने कहा NOBr2 ये आ गया आपके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो गया आपके NO और ये हो गया आपके Br2। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए NOBr2, क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो जब NOBr2 चाहिए तो मैंने NOBr2 को एक साइड लिख दिया, NOBr2। अब ये जो NOBr2 है एक साइड आ गया, तो बचा क्या? K1NOBr2 डिवाइडेड बाय K1NOBr2 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? K-1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? K-1। अब ये NOBr2 की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, रेट जो है रेट इक्वल्स टू, अब NOBr2 से पहले क्या लिखना है? K2NO। क्या लिखना है? K2NO, ये आपने लिख दिया। अब जो आपके NOBr2 की वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे। क्या वैल्यू आएगी? लिख देता हूँ, K1NO साथ में क्या है? Br2 डिवाइड में क्या है? K-1 डिवाइड में क्या है? K-1। बात समझ में आ रही है? तो जब यहाँ पर मैं जो रेट कांस्टेंट है उनको सबको लेके कॉमन कर दूँ, कॉमन का मतलब नया कांस्टेंट, वैसे क्या है? K1 K2 K-1 है, उसको मैंने नया नोटेशन दे दिया K का मतलब क्या है? K1 K2 डिवाइडेड बाय K-1, उसको मैंने K लिख दिया। अब आप देखेंगे कि NO और Br की बात करें तो NO 2 बार आ रहा है, तो NO की पावर हो गई 2 और ये हो गया Br2। तो फाइनल जो रेट लॉ है वो ये है, फाइनल जो रेट लॉ है वो क्या है? ये है, इसके हिसाब से आंसर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन जो है मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट लॉ क्या होगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कंडीशन अलग अलग है, अगर सिंपल लिखता, कुछ नहीं लिखता, तो आपको ऐसे से क्या अकॉर्डिंग करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से सॉल्व करा है। ठीक है, तो यहाँ पर RDS लिखा हुआ मतलब स्लो स्टेप है। अब यहाँ पर जो आपके रेट लॉ आ रहा है वो क्या आ रहा है? रेट इक्वल्स टू K NO की पावर 2 और Br की पावर 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो कितना है? 3। NO के सेंस में ऑर्डर कितना है? 2, और Br के सेंस में ऑर्डर कितना है? 1। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसने ओवरऑल रेट लॉ नहीं पूछा, ना ही उसने ब्रोमीन के सेंस में पूछा। इसका रीज़न आप सोचेंगे क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने के पीछे 2 चीज़ होती है। पहला ये कि क्वेश्चन जो है सामने वाले स्टूडेंट को ईजी लगना चाहिए, दूसरा ईजी लगेगा तो वो सॉल्व करेगा और वो गलती करके नेगेटिव करेगा। अगर वो आपसे ओवरऑल रेट लॉ पूछता तो आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने का ट्राई करते, या फिर अगर वो ब्रोमीन के सेंस में पूछता तो आप फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते। लेकिन उसने क्या पूछा? NO के सेंस में। अब आपने क्या देखा कि RDS है, RDS में NO आ रहा है, तो NO आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो इसकी ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन जब आपने इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो आपने क्या देखा कि ये रेट लॉ आ रहा है, तो अब आपके जो आंसर होगा वो क्या होगा कि NO के सेंस में ऑर्डर जो है वो कितना है? 2। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये आपका था कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कैसे काम करता है। देखिए स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के बहुत सारे मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम केवल बेसिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एंजाइम कैटालाइसिस में काम आएगा ये वाला कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पर हमने किया है। और क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था तो ये वाला जो कंसेप्ट है फास्ट वाला, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।